चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में हम देख रहे हैं बेंजीन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यानी बेंजीन बनाने की विधि के बारे में चर्चा किए थे। आज के इस लेक्चर्स में हम जो है बेंजीन के भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है, यानी कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रमुख है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम जानेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इनके हम कुछ प्रमुख भौतिक गुण क्या है इसको भी जान लेते हैं। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें कि बेंजीन के जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण होते हैं जिनको हम ऐसे ही सामान्य जो है जनरली देख के बता सकते हैं, देख करके या जल में घोल करके, स्मेल ले करके, टच करके, इस तरीके से जो गुण बताए जाते हैं जो बाहर से दिखता है, ऐसे गुणों को हम भौतिक गुण कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बेंजीन के, तो बेंजीन एक रंगहीन, यानी बेंजीन को अगर आप देखोगे लिक्विड, पहली बात तो लिक्विड होता है, इसको अगर देखोगे तो रंगहीन होगा, मतलब कोई रंग नहीं होगा। जैसे आपने वाटर देखा है, जल देखा है ना, जल का रंग कैसा बताओगे? रंगहीन बताओगे, इसमें भी जल में भी कोई रंग नहीं होता। तो ऐसे बेंजीन जो होता है एक रंगहीन होता है। पहली बात तो रंग नहीं होता। दूसरी बात ये वाष्पशील होता है, यानी ढक्कन खोल दोगे वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक। वाष्पशील होता है तथा विशिष्ट गंध। और एक खास बात इसमें यह है कि इसकी गंध अरुचिकर होती है, यानी विशेष गंध होती है, यानी जब ढक्कन खोलोगे तो आपको लगेगा हाँ ये बेंजीन कहीं बदबू कर रहा है, यानी इसकी विशेष गंध होती है। तो एक आ गया विशिष्ट गंधयुक्त और विषैला द्रव है। कैसा द्रव है? विषैला होता है, यानी ये द्रव जो होता है विषैला होता है। इसको अगर पियोगे टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी आपके अंदर जाएगा तो ये इसका नेचर ही विषैला होता है, आपके शरीर पर दुष्प्रभाव डालेगा। तो वही कहा गया है कि बेंजीन एक रंगहीन, वाष्पशील तथा विशिष्ट गंधयुक्त। भाई रंगहीन है यानी बिना रंग का है, वाष्पशील यानी हमेशा वाष्प के फॉर्म में उड़ता रहता है, जैसे पेट्रोल है, खोल के रख दोगे धीरे धीरे उड़ जाएगा। तो ऐसे ये भी होता है, इसको भी अगर खोल दोगे तो ये भी उड़ जाएगा। तो वाष्पशील तथा विशिष्ट गंध यानी विशेष गंधयुक्त जो है विषैला। कैसा नेचर होता है इसका? विषैला होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है, ठीक। पहला ये हो गया। दूसरा ये बताया गया यह ज्वलनशील द्रव है, मतलब जैसे पेट्रोल भक से जल जाता है ऐसे बेंजीन भी जो है ज्वलनशील होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये। और एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड का क्या काम है? एरोमेटिक कंपाउंड वे होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, किसी कार्बन की संख्या अधिक होती है। और दूसरी बात, इसको अगर आप जलाते हो, कहीं रख करके जलाओगे तो इसमें धुआं ज्यादा होगा, लौ कम होगी। क्या होगा? धुएं की मात्रा ज्यादा होगी, लौ की मात्रा कम होगी। तो जिनमें धुआं ज्यादा हो, जलाने पर धुआं अधिक निकले। आप लोगों ने देखा होगा टायर जलते हुए देखा है ना, टायर जब जलता है तो उसमें धुआं ज्यादा दिख। लेकिन घर में आप लोगों ने दिए में आयल जब जलाया जाता है, दीपावली देखा होगा, दिए में आयल जलता है तो उसमें लौ ज्यादा होती है लेकिन धुआं नहीं दिखता है। अगर धुआं होता है, जितना दिया जलाया था घर में, धुआं दिखता है। ऐसा लेकिन नहीं होता, धुआं नहीं दिखता है, उसमें धुआं नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, इसलिए इसमें धुआं ज्यादा होता है। तो ऐसे ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वही कहा गया यह ज्वलनशील द्रव। कैसा द्रव है? ज्वलनशील, यानी तुरंत जल जाता है। और दूसरी बात, धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है। कैसा जलता है? एरोमेटिक कंपाउंड है, कार्बन की संख्या ज्यादा है तो इसमें धुआं अधिक होता है, ठीक है। तो ये धुएंदार ज्वाला के साथ जलता है, यानी इसमें धुआं अधिक होता है, ठीक। अगला क्या है? या जल में आविलय। अब भाई जल में आविलय क्यों नहीं होगा? ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक कुछ ही जल में घुलते हैं, बाकी सब के सब आविलय होते हैं। अब चूंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो एरोमेटिक का जल में घुलने का कोई सवाल ही नहीं बनता। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड जल में नहीं घुलता है, आविलय होता है, हमेशा आविलय होता है, ठीक है। तो यह जल में आविलय होता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। अब कार्बनिक विलायक क्या होते हैं? भाई जल आपका इनऑर्गेनिक विलायक है, बाकी सब कार्बनिक। कार्बनिक विलायक मतलब जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हो, तो कार्बनिक रसायन में ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, फेनॉल, ये सब कार्बनिक यौगिक है ना। तो जो कार्बनिक लिक्विड होते हैं, कार्बनिक विलायक होते हैं, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायक में ही विलय होते हैं, पानी में डालोगे नहीं घुलेगा, ठीक। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के कारण यह जल में आविलय होता है, नॉन सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो वही दिया गया है, यह जल में आविलय किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण। भाई दो ही विलायक का नाम लिया जाएगा आपके सामने, एक कार्बनिक विलायक और दूसरा जल, बस। इसके अलावा कोई नाम ही नहीं लिया जाएगा। या तो जल में घोलोगे या तो कार्बनिक विलायक। जितने अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सब जल में विलय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। समझ में आ गया नहीं? जितने
अकार्बनिक पदार्थ होंगे वो जल में घुलेगा, क्योंकि जल का डायस्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होता है तो आराम से घोल देता है। लेकिन जितने कार्बनिक यौगिक होते हैं वो कार्बनिक में ही विलय होते हैं। समझ में आ गया? कार्बनिक यौगिक कार्बनिक में ही विलय होते हैं, जबकि अकार्बनिक में आपका वाटर आ जाएगा तो वाटर में इनसॉल्युबल। लेकिन कुछ कार्बनिक यौगिक ऐसे भी हैं, गिने चुने हैं, जैसे अल्कोहल और आपका एसिटिक अम्ल है। इसी तरीके से कुछ गिने चुने हैं जो आपके जल में भी विलय है। अब वो जो विलय होगा उसका रीजन होगा तब विलय होगा, ऐसे नहीं विलय। उसका रीजन ये है कि वो जल के साथ जो है हाइड्रोजन बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है? हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध का मतलब होता है डॉटेड बंध। आप लोगों ने हाइड्रोजन बंध का नाम सुना होगा कि हाइड्रोजन बंध जो होता है HONF इन्हीं के मध्य बनता है, बाकी अदर नहीं बनता है। तो जो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो कार्बनिक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वही जल में विलय होते हैं, अन्यथा कोई विलय नहीं होता। तो ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक जल में अविलय है, किंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय। अगला है बेंजीन अध्रुवीय यौगिक, यानी इसमें कोई पोल्स नहीं बनता। पोल्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब किताब नहीं होता। तो वही कहा गया कि बेंजीन अध्रुवीय यौगिक है तथा इसका ध्रुव आघूर्ण शून्य होता। ध्रुव आघूर्ण देखो हर एक का डाइपोल मोमेंट्स होता है। तो बेंजीन में भाई बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, और हर एक कार्नर पे इसके आपको हाइड्रोजन इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो जब यह हाइड्रोजन आप देखोगे तो एक चीज आप देख रहे हैं कि बेंजीन में यह हाइड्रोजन इक्वली लगा है, सब पे लगा है हर कार्नर पे। तो अब इसमें भाई ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर को सब हर साइड में कार्बन के हाइड्रोजन खींच रहे हैं। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट्स होता है म्यू जो होता है वो 0 होता है। डाइपोल्स मोमेंट जो होता है म्यू ये 0 होता है। समझ में आ गया? नहीं, बेंजीन का ध्रुव आघूर्ण ये डाइपोल मोमेंट्स, हिंदी अंग्रेजी में डाइपोल मोमेंट्स, हिंदी में ध्रुव आघूर्ण। ध्रुव आघूर्ण शून्य होता है क्योंकि सब इक्वली लगे हुए हैं, इक्वली एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसलिए बराबर हो जाएगा, सबका बराबर हो जाएगा। ठीक, अभी इसी में एक आध कम ज्यादा होता तो डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ मिल जाता, 1.6 या कुछ भी मिलता, तब उसका ध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता। लेकिन ये बराबर होने के कारण इसका ध्रुव आघूर्ण शून्य होता, डाइपोल मोमेंट शून्य होता। समझ में आया? तो ये इसके भौतिक गुण है जिसे आप बाहर से देख करके जो है आराम से बता सकते हो। क्लियर? समझ में आ गया ना? अब इनके हम जो रासायनिक गुण है उनको भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें बेंजीन के रासायनिक गुण, यानी बेंजीन का रासायनिक गुण क्या है, तो देखो ये जो बेंजीन है आपका, ये 3 तरीके की रासायनिक अपक्रियाएं जो है प्रदर्शित करते हैं। 3 तरीके की रासायनिक अपक्रिया जो है बेंजीन के अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे पहली रासायनिक अपक्रिया जो आपको देखने को मिलेगा वो है योग अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? योग अपक्रिया। मतलब ये जो बेंजीन है, योग अपक्रिया को जो है एडिशनल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशनल रिएक्शन, यानी योग अपक्रिया। यानी बेंजीन जो है ये योग अपक्रिया देता है, मतलब दो जने को बेंजीन के साथ कोई लाकर जोड़ दो तो दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाए, वो योग अपक्रिया। तो बेंजीन जो है योग अपक्रिया भी देते हैं। और दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा अपक्रिया जो देखने को मिलेगा वो है प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी ये दूसरे टाइप की जो सबसे ज्यादा अपक्रिया इसमें देखने को मिलेगी वो प्रतिस्थापन अपक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलता है। और तीसरे टाइप की और अपक्रिया है अन्य अपक्रिया, मतलब कुछ और भी अपक्रियाएं जो है देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखने को मिलेगा। अन्य अपक्रियाएं, अदर रिएक्शन भी आपको देखने को मिलते हैं। समझ में आया? यानी जो बेंजीन आपका है 3 तरीके की अपक्रिया इसमें देखने को मिलती है। पहला जो है वो आपका एडिशन रिएक्शन, मतलब योग अपक्रिया देखने को मिलेगा। दूसरा जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब प्रतिस्थापन अपक्रिया देखने को मिलेगी। और अगला जो है अदर रिएक्शन, मतलब और भी तरीके की अपक्रिया देखने को मिलेगी। चलिए इनको हम सबको बारी बारी थोड़ा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा कर लेते हैं। चलो बच्चों, अगर हम बात करें कि H2 का योग, यानी जो बेंजीन है, ये बेंजीन किस तरीके से H2 का योग करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को अपने में जोड़ते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बेंजीन में हाइड्रोजन का योग होता है, जैसे जो आपके अदर एल्काइन हमने आपको बताया उसमें भी हाइड्रोजन का योग बताया है, मतलब एल्कीन और एल्काइन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पर जो योग होता है उसकी अपेक्षा अगर आप बेंजीन पर योग कराते हो तो इतना आसान नहीं है। यहाँ इतने आसानी के साथ नहीं जुड़ता, यहाँ पर आपको प्रेशर भी लेना पड़ेगा, टेम्परेचर भी लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट भी लेना पड़ेगा, यानी बहुत ज्यादा ताम झाम करने पर ही जो है ये योग दिखाते हैं, अन्यथा ये उतने आसानी से योग
नहीं दिखाते। किसके हिसाब से? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इजीली दे देते हैं क्योंकि उनको जरूरत रहती है बेंजीन, लेकिन इनको इतना खास नहीं, तो इसलिए ये उतना ज्यादा जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देते, लेकिन देते हैं। तो कैसे देते हैं चलिए देखते हैं। देखो इसमें आपका ये बेंजीन है, कौन है ये बेंजीन है। आप जानते हैं बेंजीन में एक के बाद एक अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड होता है, ये आपका बेंजीन है। और बेंजीन पर हम जो है कम से कम 3s2 लेंगे। कितना? 3 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यानी 6 कार्बन है तो 6 कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे। लेकिन ये लगेगा कब? इन प्रेजेंस ऑफ एनआई कैटलिस्ट, यानी निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और कम से कम जो है 200 डिग्री सेल्सियस, यानी 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, और कम से कम 25 एटीएम यानी 25 वायुमंडलीय दाब पर जब अपक्रिया कराते हैं तो आपको एक चीज पता है कि ये जो बेंजीन है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। भाई एक के बाद एक सिंगल और डबल बॉन्ड होता है। अब होगा क्या? अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, यहाँ पर एक जोड़ दिया जाए, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन और बढ़ा देंगे तो ये जो डबल बॉन्ड का मामला है खत्म हो जाएगा और सब के सब सिंगल बॉन्ड में देखने को मिल जाए। तो अब भाई इसके पास जगह था, डबल बॉन्ड था, तभी तो हाइड्रोजन ऐड हुआ ना। अगर ऐसा होता तो अब कहाँ हाइड्रोजन ऐड करोगे? तो ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो हम क्या, अब भाई 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन एक एक पर सब पे लगा देंगे तो 3s2 फिर ऐड हो जाएगा और ये जो आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है इस सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। बस इसके अंदर कुछ मत बनाना। ये आपका, ये तो बेंजीन है, ये मेथ एथ प्रोब्यूटेंट हेक्स और रिंग लाइक है तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम होगा? साइक्लोहेक्सेन। ये है साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ गया नहीं? यानी इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ऑलरेडी होगा, इसमें कहीं डबल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? या इसी को आप अगर ऐसे लिखना चाहते हो फार्मूले के फॉर्म में तो C6H12 कितना हाइड्रोजन लगा? 12 लगा है ना। तो 6 कार्बन डबल डबल लगाओगे तो 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो C6H12 जो है ये जो है साइक्लोहेक्सेन का फार्मूला हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? दोनों एक है, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से बेंजीन पर जो है H2 का योग जो है देखने को मिलता है। देखो अगला जो इंपॉर्टेंट एडिशन अगर देखने को मिलता है तो वो आपका है हाइड्रोजनों का योग, यानी बेंजीन पर हाइड्रोजनों का योग भी जो है आपको देखने को मिलता है। अब जो बेंजीन, अब आप एक चीज जानते हो, चाहे Cl2 हो या Br2 हो, ये ऐसे नहीं योग करते। इनके लिए जो है सूर्य का प्रकाश होना चाहिए या कोई अल्ट्रावायलेट रेज जो प्रकाश की किरणें में मिलती हैं, इनकी उपस्थिति में ही जो है ये योगात्मक अपक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं? देखो ये हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन हमारा भाई आप ऐसे बनाना चाहो तो बना लो, ऐसे एक के बाद एक अल्टरनेटली सिंगल और डबल बॉन्ड होगा, ये हमारा बेंजीन होगा। अब बेंजीन पे अगर हम 3Cl2 की अपक्रिया कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्रकाश, यानी सूर्य के प्रकाश की ऊपर, अब चाहे प्रकाश लिख दो चाहे Hb लिख दो, बात एक है, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो 6 क्लोरीन लेंगे। कितना लेंगे? 3 दूनी 6 क्लोरीन एटम हो जाएगा ना, 3 पार्टिकल लेंगे। तो अब यहाँ सभी कार्बन पर एक एक क्लोरीन लगा देंगे तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का वो इस तरीके से देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और सब पर एक एक Cl जो है इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमारा बन जाएगा इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर अथवा करके आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे C6H6 और Cl6, इसको BHC के नाम से भी जानते। B से हो गया बेंजीन और H से हो गया हेक्सा और C से हो गया क्लोराइड, यानी BHC के नाम से भी जाना जाता है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। समझ में आ गया? नहीं, कुछ नहीं करना है। ये जो डबल बॉन्ड का मामला है, एक एक क्लोरीन और लगा दीजिए एटम, एक एक क्लोरीन एटम लगा दीजिए, बस ये आपका जो है सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। C6H6 ये बेंजीन है ही है, इसमें Cl6 भी लगा दो, काम हो जाएगा। समझ में आया? इसको BHC के नाम से जाना जाता है, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। क्लियर? चलिए अगला रिएक्शन देख लेते हैं। चलिए अगर अगले हम रिएक्शन की बात करें तो अगला रिएक्शन हमारा आता है प्रतिस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? प्रतिस्थापन, यानी बेंजीन जो है प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। प्रतिस्थापन मतलब होता है अदला बदली,
मतलब दो लोग रहेंगे, इसमें से कुछ इसमें लग जाएगा, इसमें से कुछ बाहर निकल जाएगा, दूसरे में लग जाएगा, यानी दो रहेंगे, दो प्रोडक्ट भी बनाएंगे। तो ऐसी अपक्रियाएं जो थोड़ा इसमें से उसमें लगा दे, उसमें से इसमें लगा दे, अदला बदली कर ले, तो ऐसी अपक्रिया जो होती है वो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है, यानी एक दूसरे में अदला बदली कर ले, ऐसी अपक्रियाओं को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन अपक्रिया में सबसे पहली अपक्रिया अगर देखा जाए तो हमारा है नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण, अंग्रेजी में नाइट्रेशन बोलते हैं। अब ये नाइट्रीकरण मतलब नाइट्री मतलब NO2 समूह लगेगा, लेकिन NO2 समूह आएगा कहां से? NO2 समूह आएगा HNO3 से। कहां से आएगा? HNO3 से। अब एक बात और ध्यान अपने दिमाग में रख लीजिएगा, जब भी कभी HNO3 की अपक्रिया कराइए, कहां? बेंजीन के फॉर्म में, बेंजीन के फॉर्म में या जो भी एरोमेटिक के फॉर्म में, तो एक चीज जाने रहना, कभी भी HNO3 रिएक्शन करने की सामर्थ्य नहीं होती, यानी कभी भी वो अकेले अपक्रिया नहीं कर सकता। तो कैसे करेगा? ये करेगा दूसरों की उपस्थिति। अब वो दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा H2SO। यानी जब भी आप HNO3 की अपक्रिया कराओगे तो H2SO4 की उपस्थिति में ही कराओगे, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ही HNO3 अपक्रिया करता है। अगर H2SO4 नहीं लोगे तो ये अपक्रिया नहीं करेगा, इसकी बस की बात नहीं रहती थी। ये पहले, अब आपको रियल में अगर देखा जाए तो पहले H2SO4 अपक्रिया करता है, और करने के बाद फिर HNO3 वहां से उसको जो है उसके ग्रुप को हटा करके स्वयं बैठता है। तो अब अगर फाइनली देखा जाए तो HNO3 की ही अपक्रिया होगी, लेकिन बगैर H2SO4 का वो नहीं करता है। बस इतना जाने रहो कैसे करता है। देखो, ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन आप अच्छे से जानते हो, भूलोगे नहीं। बेंजीन पर हम किसकी अपक्रिया कराएंगे? HNO3 की। और HNO3 की जब आप अपक्रिया कराओगे तो कब कराओगे? कांग H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, बगैर इनका ये अपक्रिया नहीं करेगा। ध्यान रखना बस। अगर कम मात्रा में लिए हो, यानी कम मात्रा में लोगे, तो देखो ये जो HNO3 है, HONO2, ध्यान समझिएगा। HNO3 को हम ऐसे दो भाग में बांट लेंगे। HNO3 लिखा है ना, HNO3 हुआ कि नहीं हुआ? HNO हमने ऐसा इसलिए किया कि यहाँ से OH नेगेटिव चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? OH नेगेटिव चार्ज, तो बगलिया वाले प्लस वाला बचे होगा 100%। अरे एक को हम नेगेटिव बताया तो आधे को पॉजिटिव नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर कहाँ लगाओगे? इसकी पोजीशन कहाँ है? तो भाई एक है तो कहीं पर भी लगा दो, लेकिन एक से जब ज्यादा लगाते हो तो उसके लिए सोचने की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा ना सोचो, एक लगाते हैं, कम मात्रा में लिए हैं। तो इसमें क्या होगा भाई, हर कॉर्नर पे बेंजीन के हाइड्रोजन बैठा है ना, हर कॉर्नर पे बेंजीन के हाइड्रोजन बैठा है। तो अगर वहां से आप हाइड्रोजन निकालोगे तो कैसे निकलेगा? H+ चार्ज के फॉर्म में निकलेगा। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा? H+ चार्ज बन के निकलेगा ना। तो यहाँ OH नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा? H2O बना लेगा भाई। यहाँ का H और इसमें का OH H2O बना लेगा, बचेगा NO2, ये प्लस चार्ज। और जब आया होगा प्लस बन के तो नेगेटिव छोड़ के आया होगा भाई, प्लस माइनस दोनों बनते हैं ना, तो प्लस लेके आया है तो नेगेटिव छोड़ के आए होंगे, तो वो वाला नेगेटिव इस वाले पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। तो वो जहां से हाइड्रोजन निकालेंगे वहां NO2 लगा देंगे। तो ये आपका बन जाएगा सीधा सीधा। इसी को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर एक जगह से निकाले हैं तो NO2 लगा देंगे, और हमारा क्या निकल के गया? हमारा H2O निकल गया। तो ये है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो समूह लगा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो। समझ में आया कि नहीं भाई? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, और यह है नाइट्रिक अम्ल। यानी बेंजीन पर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लियर? अब अगर मान लीजिए एक गलती और कर दो, क्या कर दो? ये HNO3 ढेर सारा ले लो और इनकी उपस्थिति में, तो देखो यही बेंजीन जो है, समझिएगा भाई, ये आपका बेंजीन है, इस पर आपने 3HNO3 ले लिया। कितना? 3। और कांग H2SO4 रहेगा ही, कांग H2SO4 रहेगा। जब ज्यादा मात्रा में लोगे तो 3 जगह पे लग जाएगा। कहां कहां लग जाएगा? देखो भाई, ये आपका डबल रहेगा, एक NO2 यहां लग जाएगा, एक छोड़ करके लगाना, एक NO2 यहां लग जाएगा, एक NO2 यहां लग जाएगा। नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो नाम इसका क्या होगा? 1, 3, 5, और 3 जगह है तो ट्राई क्या है? नाइट्रो किस पर लगा है? बेंजीन। तो ये बन जाएगा 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। समझ में आए? कब होगा ये? जब ज्यादा मात्रा में लिया गया होगा तब, और कम लोगे तो एक ही जगह लगेगा। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से
बेंजीन जो है नाइट्रीकरण की अभिक्रिया देते हैं। इस तरीके से और भी देते हैं, सल्फोनेशन की अभिक्रिया देते हैं। तो इसको आप कर लीजिएगा। अगला देख लेते हैं। देखो अगली अभिक्रिया जो है क्लोरीनीकरण। हमने क्या लिखा है? क्लोरीनीकरण। अब यहाँ पे क्लोरीनीकरण कह सकते हैं या हाइलोजनीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइलोजनीकरण। भाई अगली अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो हाइलोजनीकरण। अब इसी में आपका क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण सब आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये जो बेंजीन होता है ये हाइलोजनीकरण अभिक्रिया देते हैं। कैसे अभिक्रिया देते हैं? कुछ नहीं, Cl2 या Br2 की अभिक्रिया होती है। किससे? बेंजीन से। कब? ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं विभिन्न हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में, यानी जो हाइड्रोजन लेके आने वाले हो। ठीक है। तो हाइड्रोजन वाहकों की उपस्थिति में जो है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए हमारा बेंजीन है, तो अब हम बेंजीन पर जो है Cl2 की अभिक्रिया कराएं। किसकी? Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे। ये हमारा बेंजीन है, तो Cl2 से अभिक्रिया कराएंगे। किसका? कैसे? अब कोई चीज लेंगे, जैसे HCl की उपस्थिति में भी करा सकते हैं। ठीक है। या Cu2Cl2 की उपस्थिति में, किसके? Cu2Cl2 की उपस्थिति में करा सकते हैं। तो ये इसको हाइड्रोजन वाहक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन वाहक बोला जाता है। ठीक। तो हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। कैसे देंगे? तो ये आपका आ जाएगा, भाई ये बेंजीन ऑलरेडी है, इसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे और Cl के साथ जो है HCl बना देंगे, एक हाइड्रोजन ही लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? यानी कुल मिला के ये जो हमारा बेंजीन होता है विभिन्न हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। देखो ये भाई Cl2 से अभिक्रिया कराया, यहाँ का एक H इसके साथ लग गया, इसका Cl यहाँ लग गया, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही तो हुई। ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख लीजिएगा। देखो भाई अगला है एल्कलीकरण। एल्कलीकरण मतलब एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया कराएंगे। किस पर? बेंजीन पर। तो देखो अगर हम बेंजीन पर, ये हमारा बेंजीन है, गौर से देखना भाई, बेंजीन पर अगर हम RX क्या है? एल्किल हैलाइड, ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल हैलाइड के साथ जो है ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। कैसे देगा? इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एनहाइड्रस AlCl3, ये उत्प्रेरक है। इनके उपस्थिति में क्या होगा? एक हाइड्रोजन X के साथ HX बना लेगा और ये R यहीं पर लग जाएगा। तो ये हमारा जो बेंजीन होगा ये इस तरीके से R लग जाएगा और ये हमारा HX बना लेगा, तो हमारा एल्किल बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल बेंजीन बन जाएगा। समझ में आ गया नहीं? यानी कुल मिला के ये जो हमारा बेंजीन है ये जो है एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करता है। कब? AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब हमारा एल्किल बेंजीन बनता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो बेंजीन है, अगर इस पर हम R की जगह पे CH3 ले लेते हैं और X की जगह पे Cl ले लेते हैं, बाकी यही रहेगा निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 जिसे बोलते हैं। अब यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl का HCl बना लेगा, CH3 लग जाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड जो है यहाँ CH3 लग जाएगा और ये जो है HCl बन जाएगा। ये हमारा टाउलिन है। क्या है ये? टाउलिन हो, या आपको मेथिल बेंजीन भी बता सकते हो, इसे टाउलिन है ये। ठीक है। तो इस तरीके से ये एल्कलीकरण की अभिक्रिया देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ सारे रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। इसके दो उपयोग जान लीजिए। पहला उपयोग ध्यान रखिएगा, ये जो बेंजीन है ये कार्बनिक विलायकों के रूप में उपयोग किया जाता है। ये कार्बनिक यौगिक है ना, तो ये द्रव है, तो लोगों को अपने में घोलने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी कार्बनिक विलायकों के रूप में बेंजीन का उपयोग किया जाता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये विभिन्न औषधियों के रूप में निर्माण, यानी विभिन्न औषधियों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और जो विस्फोटक यानी विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं इसके निर्माण में, और रंजकों यानी बहुत सारे कलर बनाने में, रंग बनाने में, रंजकों को निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और एक उपयोग जाने रहेगा डाई क्लिनिक, यानी जो कपड़ों की सफाई होती है डाई क्लिनिक करवाया जाता है, तो इसमें भी जो है बेंजीन का उपयोग किया जाता है। एक उपयोग और जान लीजिएगा, ये पेट्रोल के साथ मिला यानी गैसोलीन का जो निर्माण होता है उसमें भी बेंजीन का उपयोग किया जाता है, यानी ईंधन में गैसोलीन बनाने में भी जो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इसके प्रमुख उपयोग है, जाने रहिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।